Bismillahirrahmanirrahim. अच्छा, टुडे आवर टॉपिक इज ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट. तो आई वाज सेइंग कि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर मेटाफिजिकल पोएट्स, ठीक है, और टी.एस. इलियट जो है वो उसे क्यों प्रेफर करता है, उन्हें क्यों फेवर दे रहा है, डिफाइन क्यों कर रहा है. तो उसको मैं एक दो लाइन में दोबारा से ब्रीफ कर देती हूँ, आपके जहन थोड़े से ताज़ा हो जाएंगे उससे. तो वो इस वजह से करता है मेटाफिजिकल पोएट्स को डिफाइन, क्योंकि मेटाफिजिकल पोएट्री जब होती थी 17वीं सेंचुरी में, ठीक है, तो टी.एस. इलियट ने अपने एस्से के अंदर बात यहाँ से शुरू किया बेसिकली कि जो मेटाफिजिकल टर्म है उसको बेसिकली एज एन अब्यूज टर्म इस्तेमाल किया गया था. ये बात उस वक्त मेरे जहन से निकल गई थी जब पहले मैंने आपको पढ़ाया था. तो बेसिक वो इसलिए पूरी मेटाफिजिकल पोएट्स को फेवर दे रहा है अपने एस्से के अंदर, क्योंकि वो ये बताना चाहता है कि मेटाफिजिकल पोएट्स को अब्यूज़ ना करो, उन्हें गाली ना दो, ठीक है, मतलब वो तो इंटेलेक्चुअल पोएट्स हैं, उसका क्रिटिसाइज करने का मतलब ये है. तो मेटाफिजिकल पोएट्री जब हो रही थी उससे पहले का जो पीरियड था 16वीं सेंचुरी का और ऑनवर्ड का, तो तब क्या होता था, पोइट्री के अंदर बहुत से विटी डायलॉग्स का इस्तेमाल किया जाता था, विट बहुत ज़्यादा रखी जाती थी, और मतलब कि पोइट्री ऐसी होती थी कि लगे कि ये एक लोगों के जहन में था कि पोइट को जो है ना मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ डालने चाहिए पोइट्री के अंदर, ठीक है, और मिथिकल रेफरेंसेस भी उसके अंदर होने चाहिए. अगर बैकग्राउंड में हम देखें तो सारे मतलब मिथिकल रेफरेंसेस भी रखते हैं पोइट्स अपनी पोइट्री के अंदर ना. लेकिन जब मेटाफिजिकल पोइट्स आए हैं तो उन्होंने पुरानी जो ट्रेडिशन थी उसको ख़त्म कर दिया, वॉलेट कर दिया, और उन्होंने सिंपल कोलिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया. कोलिकल लैंग्वेज का मतलब है आम बोली जाने वाली ज़ुबान जो हम बोलते हैं रूटीन में, ठीक है. तो उसकी वजह से जो रीडर था और जो दूसरे क्रिटिसाइज करने वाले जो लोग थे, क्रिटिक्स थे, पोइट्स थे, उन्होंने कहा कि ये मेटाफिजिकल पोइट्स जो हैं क्या ये कोई पोइट्री है, कि इसमें तो ऑर्नामेंटल डिक्शन होनी चाहिए और इसके अंदर तो मिथिकल रेफरेंसेस होने चाहिए, भारी भरकम लगे कि ये पोइट्री है, ठीक है. तो वो कहते हैं कि ये मेटाफिजिकल पोइट्स जो हैं, इसी वजह से फिर उनको क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा ना. फिर डॉक्टर जॉनसन ने जिस तरह से उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, इस वजह ये थी, मतलब मकसद मेरा बताने का ये है कि वजह ये थी, मेटाफिजिकल पोइट्स को बुरा समझा जाता था. तो उसका एक एज ये हुआ टी.एस. इलियट के ऐसे लिखने का कि जब उसने मेटाफिजिकल पोइट्स के को डिफेंड किया और उनकी उसने खसूसियात बताई, करैक्टरिस्टिक्स बताई कि ये इस वजूहात की वजह से ये इम्पोर्टेंट है और इन्हें तुम अब्यूज़ ना करो. तो उसकी वजह से फिर आगे 19वीं सेंचुरी में और 20वीं सेंचुरी में फिर मेटाफिजिकल पोइट्स को टी.एस. इलियट के क्रिटिसाइज करने की वजह से उनको फिर अब इंटेलेक्चुअल पोइट माना जाता है, ठीक है. मेटाफिजिकल पोइट्स को फिर वैल्यू दी जाती है. तो ये मतलब इससे एक बात ये भी सामने आती है कि क्रिटिसाइज जिस तरह से पोइट्स करते हैं, क्रिटिक करते हैं, तो उसका फिर इन्फ्लुएंस भी पड़ता है बहुत बड़ा, राइटर के लिए भी और दूसरे रीडर्स वगैरह के लिए भी. लेकिन उन्होंने जो है वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया था मेटाफिजिकल रेफरेंसेस. हाँ, टी.एस. इलियट तो ये कहता था कि इसको ट्रेडिशन बनना चाहिए मेटाफिजिकल पोइट्स को, बल्कि दूसरे जो पोइट्स हैं उनको फॉलो करके लिखना चाहिए, ये इतने अच्छे पोइट्स हैं. लेकिन जब भी कोई मेटाफिजिकल पोइट का नाम लेता था ना, तो वो कहता था, यानी कि जिस तरह हम आज की ज़ुबान, आज के अगर कोई भी शख्स है, कोई नावल लिखता है, तो कोई भी अगर वो 2-3 नावल लिखता है तो हम रीडर्स को अगर वो पसंद नहीं आते, हम कहते हैं तो बहुत ही बकवास है, मतलब कि हम उसे यूज़ करना अगर शुरू कर दें, तो उस वक्त मेटाफिजिकल जो लोग थे उनकी भी यही कंडीशन थी. यानी कि वो कहते हैं अगर कोई मेटाफिजिकल का नाम लेता था तो दूसरे लोग समझते थे कि ये मतलब ये गाली है, ये तो मतलब फजूल पोइट्स का नाम लिया जा रहा है. मतलब वो इम्पोर्टेंट जो है वो ज़्यादातर मिथिकल रेफरेंसेस को देना. हाँ, वो होना चाहिए. हाँ, और इंटेलेक्ट हो, मतलब कि जो अगर इमोशन है तो फिर इमोशनल हो के आप चीज़ को लिखो, और अगर इंटेलेक्ट है तो फिर इंटेलेक्ट ही हो. तो वो कहते थे ये तो मेटाफिजिकल जो पोइट्स है ना, ये बस जानबूझ के दिखाना चाहते हैं कि ये विटी हैं, मतलब कि फ्यूजन ऑफ इंटेलेक्ट और इमोशन ये कर देते हैं. विट वुट इनकी नहीं है. वो कहते हैं ये विट इससे साबित नहीं होती है, एक पोइट इससे पोइट नहीं बनता कि आप फ्यूजन ऑफ इंटेलेक्ट और इमोशन करके दिखा रहे हो, ये तो एक बकवास सी चीज़ है, मतलब ये समझा जाता है. जो इमोशन के ऊपर है, जॉनसन की सारी पोएट्री इमोशन के ऊपर है ना. फ्यूजन ऑफ इंटेलेक्ट भी है और इमोशन भी है. इंटेलेक्ट उसके बताया तो था वो इस तरह वो हाँ, जैसे कंपास की वो रेफरेंस देता है और उसका रेफरेंस देता है, हाँ गोल का, तो वो उसका पर्पस यही है, असल में उसका ताल्लुक आके रीडर पे ख़त्म होता है. इस तरह में वो यही कहता है, आ जाके उसका ताल्लुक जो है ना रीडर के साथ जुड़ जाता है. वो कहता है कि
रीडर को ना ही आपको परेशान करने की ज़रूरत है कि वो जी ये देखे कि इतना बड़ा पोइट है, इतनी इंटेलेक्चुअल बातें इसने की हैं, वो उसके अंदर चला जाए, वर्ड के मीनिंग ही वो बेचारा ढूंढता रहे। ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हाँ। होना चाहिए इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करें जो हम लोग अपने बुक के अंदर लेकिन आपको कहते हैं कम्प्लेक्सिटी पैदा हो ताकि फिर नई चीज़ क्रिएट हो। जब हम इजी गोइंग ही पढ़ते जाएंगे हमारे माइंड में वर्डिंग आसान होनी चाहिए। हाँ, ले अब मॉडर्न पोइट कॉम्प्लेक्सिटी के फेवर में नहीं ना आया है। वो कहते हैं कि रीडर को क्या बेनिफिट मिल रहा है इसके बारे में ज़्यादा सोचो, ना कि आप उनके माइंड को कॉम्प्लेक्स कर दो। उनके माइंड को कॉम्प्लेक्स करना एक पोइट का काम नहीं है। अगर ऐसा करते हो तो टी.एस. इलियट के भी मुताबिक वो पोइट ही नहीं है। पोइट वो है जो इस चीज़ का ख्याल रखे कि रीडर की सेंसेस बेहतर हो रही हैं कि नहीं हो रही। ठीक है, तो वही बात इसमें भी थी। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो इसका ऐसे है ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट, ये दो चीज़ों पे डिवाइड है, दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में ये बात करता है कि व्हाट इज़ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन होती क्या है। अब आप एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हो, ट्रेडिशन की यहाँ पर डेफिनेशन ही तब्दील हो जाएगी। इसकी माइंड में आप अभी तक ट्रेडिशन की डेफिनेशन लेके बैठे हो, वो ट्रेडिशन की डेफिनेशन नहीं है, टोटली चेंज हो जाएगी। और ट्रेडिशन है क्या और इसकी नेसेसिटीज़ क्या हैं, इसकी क्या ज़रूरियात हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है ये। फिर पार्ट सेकंड के अंदर वो बताता है कि पर्सनैलिटी क्या होती है, यानी कि एक पोइट की पर्सनैलिटी क्या होती है और उसका पोइटिक एक्सप्रेशन क्या होता है जो वो पोइट्री के अंदर, यानी किस तरह की पोइट्री उसे देनी चाहिए, लिखनी चाहिए। तो ये तो पार्ट्स उसमें बेसिकली हम ये कहेंगे कि पूरा ऐसे जो है इस चीज़ को शो कर रहा है कि पोइट कैसा होना चाहिए, उसे पोइट्री कैसी लिखनी चाहिए, रीडर के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस कैसा पड़ना चाहिए। ठीक है, और बेसिकली वो फिर इस चीज़ पे इंसिस्ट करता है कि एक पोइट के पास ट्रेडिशंस का होना बहुत ज़रूरी है। वो फिर हम देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट ट्रेडिशन है क्या, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसका जो है कंसर्न हमारा, हम ट्रेडिशन को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट के ट्रेडिशन क्या है। टी.एस. इलियट कहता है कि अगर आप ये कहते हो कि ट्रेडिशन का मतलब है कि रेपिटिशन करना पास्ट की, रेपिटिशन ऑफ पास्ट है ट्रेडिशन का मतलब। टी.एस. इलियट हमें बताने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि अगर आप ये कहते हो कि ट्रेडिशन का मतलब है कि पास्ट में, माजी में हो गई किसी चीज़ को रिपीट करना, ठीक है, एज इट फॉलोवर बन जाना, तो फिर वो कहता है कि दैट इज़ रॉन्ग, ट्रेडिशन ये नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हो तो इट्स मीन कि आप ट्रेडिशन को डिस्करेज्ड कर रहे हो, डिस्करेजमेंट की तरफ उसे लेके जा रहे हो उस टर्म को। क्या आपने उसे कह दिया, जी मैं कहूँगी कि एक पुराने लिबास में कोई शख्स मेरे सामने आ जाए, मेरे को ये तो बड़ा ही ट्रेडिशनल है, बड़े ही पुराने ख्यालात का है, मतलब कि आजकल के जिस तरह का हमारा कल्चर है या ट्रेडिशन है उसके मुताबिक तो ये चीज़ वैसी नहीं होती है, ये वैसा तो है नहीं। ठीक है, तो टी.एस. इलियट कहता है कि ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं है कि पुराने ख्यालात का होना या किसी का फॉलोवर बन जाना। ठीक है, वो बेसिकली कहता है कि ट्रेडिशन का मतलब होता है हिस्टोरिकल सेंस का होना, जो कि एक राइटर के अंदर या एक पोइट के माइंड में होती है। हिस्टोरिकल सेंस, बेसिकली ट्रेडिशन का मतलब ये है। ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं है कि आप रेपिटिशन करना शुरू कर दो, किसी का फॉलोवर बनना शुरू कर दो। अब हिस्टोरिकल सेंस का क्या मतलब है, ये बात समझने वाली है। वो कहता है कि हिस्टोरिकल सेंस ये होती है कि एक राइटर जो है उसके पास, या एक पोइट जो है उसके पास माजी का, गुजरा हुआ जो पास्ट है उसका उसके पास नॉलेज हो, उसकी सेंस हो, उसके पास नॉलेज भी नहीं, सेंस कहना चाहिए कि उसके पास उसकी सेंस हो, यानी उसे पता हो कि माजी में जो डेड पोइट्स गुजर चुके हैं वो क्या क्या काम कर चुके हैं। ठीक है, अब वो पॉइंट यहाँ से उठाता है टी.एस. इलियट। वो कहता है कि अगर आप कहते हो कि एक शख्स बैठा हुआ है, पोइट बैठा हुआ है, आप कहते हो जी इसने तो माजी की तमाम तर चीज़ों को पलट दिया, इसने वॉल्यूशन कर दी, हर चीज़ को पलट के इसने एक नई चीज़ क्रिएट की है। तो टी.एस. इलियट बताना चाहता है हमें कि उसने जो चीज़ नई क्रिएट की है वो किसी न किसी इन्फ्लुएंस के साथ ज़रूर अटैच रहा है। ठीक है, उसके पास हिस्टोरिकल सेंस मौजूद थी तो उसने कोई चीज़ नई क्रिएट की है। अगर उसके पूरे के पूरे माजी को ही हटा दिया जाए, उसके जहन से निकाल दिया जाए, तो वो कभी भी कोई नई चीज़ क्रिएट नहीं कर सकता है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं, हम 15 साल की 16 साल की एजुकेशन के बाद ही स्टेज पे पहुँचे हैं ना, हमारी वो जो साथ चल रही है, हम कहते हैं हमारा
बैकग्राउंड का एक नॉलेज हमारे जहन में है, ठीक है, उसको अगर हम हिस्टोरिकल सेंस का नाम दे दें, इजी वे में मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, तो वो हमारी हिस्टोरिकल सेंस होगी, ठीक है। उसके बगैर हम कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर सकते। अगर इसकी मैं यूँ आपको अगर एग्जांपल दूँ, जैसे आप उस दिन भी मैंने दी थी शेक्सपियर की, अगर हम एग्जांपल ले लें, हम कहते हैं कि शेक्सपियर आया, उसने अपनी एक अलग दुनिया बना ली, ठीक है, उसने अपनी एक अलग से अब नाम दिया शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का, ठीक है, उसको। तो उसके माजी जो था उसका, अब उसके माजी में अगर आप देखो तो पहले मार्लो बैठा हुआ है, यानी हम कहते हैं कि उसने हर चीज़ को वोलेट कर दिया, तो तब उसने एक नई चीज़ क्रिएट की, विट डायलॉग्स का इस्तेमाल किया, उसकी विट है, ठीक है। उसे कहा जाता है कि उसने वो ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छा, चैम्पियन ऑफ ह्यूमन नेचर उसको माना जाता है, मतलब कि उसने एक नई क्रिएटिविटी की है। तो अब मैं ये आपसे पूछती हूँ कि अगर शेक्सपियर ने अपना एक नाम कमाया भी है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बैकग्राउंड में उसने क्या अपने पोइट्री के अंदर कोई मिथिकल रेफरेंस नहीं रखा होगा, या उसने कोई ट्रेडिशनल बात नहीं की होगी, या माजी से किसी राइटर से वो उसने इन्फ्लुएंस लेके कुछ नहीं, वहाँ बेशक उसकी जो अटेम्प्ट है या उसकी जो चीज़ उसने बनाई है, लिखी है, उसके अंदर क्रिएटिविटी ज़रूर है, लेकिन क्रिएटिविटी होने के साथ साथ वो क्रिएटिविटी हुई किस वजह से है, उस हिस्टोरिकल सेंस की वजह से, ठीक है, जिसको टी.एस. इलियट ट्रेडिशन का नाम देता है, ठीक है, ट्रेडिशन को वो हिस्टोरिकल सेंस कहता है। इसलिए टी.एस. इलियट ये कहना चाहता है कि एक राइटर या एक स्कॉलर या एक आर्टिस्ट ट्रेडिशन के बिना नहीं चल सकता, ट्रेडिशन उसके साथ होंगे तो फिर ही वो क्रिएटिविटी कर सकता है। फिर वो कहता है कि ये हिस्टोरिकल सेंस जो है वो दो पॉइंट्स में बात करता है। वो कहता है कि ये हिस्टोरिकल सेंस एक पोइट के अंदर, अब ये एक सेंसिटिव सा टॉपिक है, इसलिए आपने इसकी हर पॉइंट को जहन में गैदर करने की कोशिश करनी है, जहाँ पे आपको लगे आपने फ़ौरन से क्वेश्चन रेज कर लेना है। अब वो कहता है कि हिस्टोरिकल सेंस लिमिटेड भी हो सकती है, दो बातें वो करता है, ठीक है, और ये टाइमलेस भी हो सकती है। अब इससे क्या मुराद है, वो कहता है कि ये लिमिटेड इस तरह की हो सकती है जैसे कि एक 18वीं सेंचुरी का राइटर है या पोइट है। अब ये भी पॉसिबल है कि वो अपनी पहले की एक सेंचुरी के बारे में ही नॉलेज रखता हो, जितनी उसकी ज़हनी कैपेसिटी है, या 2 सेंचुरीज के बारे में वो नॉलेज रखता हो, या जिन जिन राइटर्स को उसने पढ़ा हुआ है उनसे इन्फ्लुएंस होकर वो काम कर रहा हो, लेकिन ट्रेडिशनल वो ज़रूर होगा, लिंक होगा। हाँ लिंक, हाँ ये बात आपने ठीक है, ये मैं भूल गई थी। यानी कि ट्रेडिशन का इन अदर वर्ड्स वो इस हिस्टोरिकल सेंस का ट्रेडिशन का मतलब है कि वो कहता है कि लिंक कायम रखना। ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं है कि फॉलोवर बन जाना पास्ट का, बल्कि ट्रेडिशन का मतलब ये है कि लिंक को बरकरार रख के लिखा जाए। एक राइटर जो है वो लिंक अपना बरकरार रखे माजी के साथ, पास्ट के साथ, तभी वो एक अच्छा पोइट बन सकता है। और वो कहता है कि ये ऑटोमेटिकली नेचुरली तौर पे पोइट के अंदर ये चीज़ होती है। अगर वो अपने आप को कहता है कि उसने खुद से ही अपने ज़ाती तौर पे एक नई चीज़ बनाई है, उससे पहले कभी किसी ने ऐसी चीज़ नहीं लिखी, तो हम उसे ये कह सकते हैं कि तुम्हारा लिंक ज़रूर रहा है, लिंक तुम पास्ट के साथ रखते हो, तुम्हारे पास हिस्टोरिकल सेंस है, तभी तुमने कोई नई चीज़ क्रिएट की है। अब इसमें वो दो बातें करता है। का जो राइटर था उसने जितना कॉम्प्लेक्सिस के बारे में लिखा, वो कहता था कि मैं किसी सेंस हाँ बिल्कुल वही बात है। तो ये इसलिए ये कहना चाहता है, चाहे दुनिया का कोई राइटर हो, कोई ऑथर हो, कोई पोइट हो, वो पोइट ही उस वक्त पोइट है जब वो ये बात माने, जब वो अपने आप को कहे और दूसरों को भी बताए कि मैं ट्रेडिशनल वन हूँ, ठीक है। अब वो टी.एस. इलियट कहता है कि ट्रेडिशनल वो नहीं है जो 5th सदी तक आए और ख़त्म हो गए, या मिडीवल एज में वो ख़त्म हो गए, वो इसीलिए तो इसको टाइमलेस कह रहा है। वो कह रहा है ये टाइमलेस प्रोसेस है, अगर आप 20th सेंचुरी में बैठे हुए हो, मॉडर्न एज में बैठे हुए हो, तब भी आप ट्रेडिशनल हो। अगर आप फिर इसके बाद गोल्डन एज अगर आएगी सदियों के बाद, तो फिर तब भी लोग ट्रेडिशनल रहेंगे। वो कहता है कि ट्रेडिशनल को हमने असल में अपनी ज़हनी तौर पे हमने इसको एक नेगेटिव सेंस दे रखी है, ठीक है, कि पुराने ख्यालात से इसको वाबस्ता कर रखा है। तो वो इस चीज़ को कंडेम करता है और रियलाइज़ करवाता है कि ट्रेडिशन का बेसिक मतलब समझो कि क्या है, हिस्टोरिकल सेंस। और हिस्टोरिकल सेंस हर शख्स के पास होती है, चाहे वो किसी भी सेंचुरी से ताल्लुक़ रखने वाला पोइट हो या आर्टिस्ट हो। हाँ बी बनाएगा तो जहन के अंदर, और ऑटोमेटिकली जब देखा जाए ना, तो जो हम लोग पुराना पीरियड
गुजार चुके हैं टाइम, उसमें जो हमें कमी नजर आएगी और आने वाले फ्यूचर में जो हम लोग बैठे हुए हैं, जितना हम लोग देख सकते हैं आगे तक, ऑटोमेटिकली हम लोग जो भी पोइट्री करेगा तो वो पीछे से जब लिंक करेगा तो उसमें से वो सारी चीजें गैदर करेगा जिसको अच्छी लगी होंगी। वो अभी तो हिस्ट्री की बात तो नहीं कर रहा, वैसे दूसरी हिस्ट्री की बात कर रहा था। तो हाँ अपना भी और ओवरऑल सोसाइटी से मुताबिक जो चीजें आएंगी वो भी। हाँ, अगर जिस तरह अभी शेक्सपियर की हम बात कर रहे थे तो उसने भी किसी न किसी से अगर वो ह्यूमन नेचर के बारे में रखता है तो उसने अपने एक्सपीरियंसेस को अंदर रखते हुए वो चीज़ लिखी है ना ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ अब वो कहता है कि हिस्टोरिकल सेंस दो तरह की होती है, हिस्टोरिकल सेंस लिमिटेड भी हो सकती है और टाइमलेस भी हो सकती है। यानी कि एक राइटर या पोइट है, डिपेंड करता है उसकी कैपेबिलिटी पे कि वो हो सकता है 5th सेंचुरी या उससे भी पहले का लेके रोमन एज फिर ग्रीक एज सारी एजेस के बारे में वो नॉलेज रखता हो, पॉसिबल है, ठीक है, टाइमलेस है उसका नॉलेज और उसकी कैपेबिलिटी। या ये भी पॉसिबल है कि वो लिमिटेड अपने एक्सपीरियंसेस के साथ चल के तो उसके मुताबिक वो अपनी क्रिएटिविटी कर रहा हो। इसके साथ बुक में सूरत पे कहेगा नाम से नहीं है। हाँ, क्या तमाम तर मेरा ख्याल है जितने भी राइटर्स या ऑथर्स हैं वो यही होते हैं, लिंक करके ही करते हैं। सर तो कहते हैं कि 15 सेंचुरी से पहले वाली सारी हिस्ट्री जाया करते हैं और सोच भी रहे हैं कि हिस्ट्री को खत्म कर देना चाहिए, इसका कोई पता नहीं है भी यही ना। प्लीज देखो हम लोग आगे से एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, जब हम लोग सीधे किसी सोच ध्यान में रखेंगे तो तरक्की नहीं कर सकते। हमारे जन जो है वो आपकी हिस्ट्री तो नहीं पढ़ते, वो आने के बाद भी इतनी जरूरत नहीं है, लोग कहाँ सच बचा देते हैं हिस्ट्री की तरफ। अब यही बात है, जैसे मारिया ने कहा, अब दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो है फॉलोवर बन जाना, ठीक है, और ये खुद से चीज़ को क्रिएट करना, ठीक है, ये दो अलग बातें हैं। अब डी.एस. इलियट किस बात पे जोर दे रहा है? वो कहता है अगर तुम अपने आप को ये कहते हो कि नहीं मैंने ट्रेडिशनली बनना, मैं तो फॉलोवर बन जाऊंगा, ठीक है, वो कहता है कि फॉलोवर वो बंदा बनेगा जिसके अंदर कैपेसिटी नहीं है क्रिएट करने की, फॉलोवर वो बनेगा, ठीक है। वो अगर मतलब कि अपनी कैपेबिलिटी को, अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ नहीं कर रहा, किसी और के एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके अगर कोई वो चीज़ लिख रहा है तो फिर वो फॉलोवर है। लेकिन डी.एस. इलियट का जोर किस बात पे है देने का? वो कहता है कि एक राइटर या एक पोइट तब पोइट है जब वो क्रिएट भी करना जानता हो और उसके अंदर अपने पास्ट से रिलेट करके लिंक भी मौजूद हो, उसके पास्ट के साथ उसका लिंक भी हो। और वो लिंक कैसे होगा? जब उसके पास हिस्टोरिकल सेंस मौजूद होगी। यानी कि हिस्ट्री से थोड़ा सा कोई आइडिया लेके वो खुद से कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट करे। हाँ, आइडिया भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि उसके पास माजी के साथ उसका ताल्लुक हो, यानी किसी से इन्फ्लुएंस ज़रूर हो अगर, लेकिन जो कुछ वो लिख रहा है उसमें क्वालिटीज़ और एक्सपीरियंसेस उसके अपने ज़ाती हों, लेकिन लिंक फिर भी बरकरार रहे उसका माजी के साथ, तो फिर है वो। अच्छा, इसकी मिसाल अगर आप जॉन डन को ले लो, हम कहते हैं जॉन डन ने वोलेशन कर दी, ठीक है, उसने वो जो पेट्रारैक आया था इटालियन सोनेटर, उसको पहले ट्रेडिशन बना के यूज़ किया जाता था कि औरत की वर्शिप करो, औरत तो देवी की तरह होती है, ठीक है, उसकी वर्शिप करनी चाहिए। जब जॉन डन आया तो उसने क्या किया? उसने औरत को उसने उसकी वर्शिप से रिलेट करके भी पोइम्स लिखी हैं अपनी वाइफ के नाम, ठीक है, एंड मोर के नाम। और दूसरा उसने स्टाइल भी किया ख़वातीन के ऊपर, ठीक है, मतलब मिक्सचर उसने चीज़ों को कर दिया, वोलेशन भी कर दी। तो आप ये देखो कि अपनी कुछ पॉइंट्स में वो वर्शिप भी कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा औरत को वो भी कर रहा है कि जुदाई पे वो किस तरह की बातें करता है अपनी वाइफ से, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसने वोलेशन है, क्रिएटिविटी उसने एक डाली है अपनी पोइट्री के अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये नहीं कह सकते कि उसने लिंक को नहीं बरकरार रखा जो पेट्रारैक छोड़ के गया था। उसने टोटली उसको मतलब कंडेम करके कोई नई चीज़ क्रिएट नहीं की, लिंक उसका ज़रूर रहा है बाजी के साथ ना। अच्छा, ये वो कहता है कि ट्रेडिशन क्या है? ट्रेडिशन हिस्टोरिकल सेंस है, यानी कि माजी के साथ लिंक का कायम रखना। अब वो कहता है कि लिंक हर उस पोइट का, हर उस ऑथर का, हर राइटर का कायम रहेगा जिसके पास हिस्टोरिकल सेंस मौजूद है, ठीक है। कोई भी राइटर या कोई भी ऑथर अगर वो कहता है जी कि मैं किसी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं लिखता तो वो गलत कह रहा है, ठीक है, या वो उसने
एक नई चीज़ अगर क्रिएट की है तो उसने क्रिएट की है अपने एक्सपीरियंसेस को, लेकिन उसका लिंक भी ज़रूर रहा है तो उसने वो किया है। फिर उसके बाद वो दूसरी बात ये करता है इसके अंदर, ट्रेडिशन के टॉपिक के अंदर, कि इसकी क्या नेसेसिटीज़ हैं। यानी अगर वो ये बात कर रहा है कि हिस्टोरिकल साइंस होनी चाहिए तो इसकी वजह से क्या होगा। नंबर 1 पे वो कहता है कि हिस्टोरिकल साइंस की वजह से जो राइटर होगा, ऑथर होगा, उसको अपने वर्क के बारे में पता चलेगा, ठीक है, कि उसने जो काम किया है उसने रीडर को क्या दिया है। एक तो उसे ये एनालाइजेशन होगी अगर वो हिस्टोरिकल साइंस को रख के, माइंड में रख के हिस्टोरिकल साइंस के मुताबिक काम करता है, तो उसे अपने काम की तो रियलाइजेशन होगी कि रीडर को उसने क्या दिया है। सेकेंडली, उसको अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसकी अवेयरनेस होगी। अवेयरनेस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। एक तो वो कहता है कि वो जो कुछ भी काम करेगा, मतलब कि जो रीडर पे कैसा इन्फ्लुएंस पड़ेगा। एक तो वो उसे इस चीज़ की एनालाइजेशन होगी कि उसने कैसा काम दिया रीडर को। सेकेंडली, उसे अवेयरनेस होगी अपनी ही एग्जिस्टेंस के बारे में। अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में कैसे अवेयरनेस होगी, यानी उसे जब रीडर का रिस्पॉन्स आएगा या अपनी सराउंडिंग्स का रिस्पॉन्स आएगा तो उसे एहसास होगा, ये रियलाइजेशन होगी कि उसने अपने ज़ात के लिए क्या पाया है, या लोगों ने उसे कितनी फेवर दिया या कितना डिस्करेज किया। उसे अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी जगह पे, जिस जगह पे भी बैठ के उसने वो काम किया है, तो उसे अपनी अवेयरनेस का अंदाज़ा होगा कि उसने जो काम किया है वो कैसा काम किया है। अच्छा जी। जैसे वो अभी आप बात कर रहे थे उसकी मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा की, तो अगर वो किसी से इन्फ्लुएंस ना भी हुआ हो, लेकिन उसका एक लिंक तो कायम रहा है ना उसके जहन में। ऐसे तो बात नहीं ना आ गई। अब वो कॉन्सेप्ट तो ग्रीक वाले भी छोड़ के गई हैं। मतलब जैसे अगर हम इडिपस को देखें तो वो बहुत बड़ा ड्रामा है, वो इस चीज़ को मतलब शो आउट कर रहा है। हाँ वही ना, तो वो ये चीज लिंक तो बरकरार रहता ही रहता है। कहीं ना कहीं उसने ये चीज पढ़ी होगी जो उसके दिमाग में रहेगी, पर वो कह रहा कि नहीं। अब जैसे हम लोग अगर लिटरेरी हैं या फर्दर अगर फ्यूचर में जाके हम कोई चीज़ हमारा क्रिएट करने का दिल करे, या अगर हम कुछ लिखें या हम इस पे लिटरेरी फील्ड में अगर आगे काम करें, तो फिर हम ये तो नहीं कह सकते जी कि 100% जी हमने कोई नई चीज़ क्रिएट कर लिया। अब हमने 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा है, लिटरेचर को पढ़ा है तो हम इस काबिल हुए हैं ना। हाँ हाँ, क्रिएटिविटी तो होती है, ये नहीं कि क्रिएटिविटी नहीं होती। अच्छा ये मिटा लूँ? नीचे वाला नहीं? अच्छा अच्छा। अब फर्स्ट पार्ट में वो ये बात करता है ट्रेडिशन और इसकी नेसेसिटीज़ क्या हैं। आप पार्ट सेकंड पे आ जाते हैं। पार्ट सेकंड के अंदर वो कहता है कि पर्सनैलिटी क्या होती है एक राइटर की या एक ऑथर की पर्सनैलिटी क्या होती है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक ऑथर को ऑथर बनाती हैं, एक पोइट को पोइट बनाती हैं। और फिर वो बात करेगा कि पोइट का पोइट्री के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, उसको उसने पोएटिक एक्सप्रेशन का नाम दे दिया। अब फर्स्ट वो बात करता है इसके पर्सनैलिटी के ऊपर। पहली बात वो करता है पोइट शुड बी कैटलिस्ट। सेकेंडली वो कहता है कि पोइट्री इज नॉट एन expression of emotion, but it is an escape from emotion.
ठीक है, तीसरी बात वो करता है poet should be personal. ये किसकी नोट्स है? अच्छा अच्छा, मेरी। अच्छा, देखिए फर्स्ट बात वो करता है इसके मुतालिक, पर्सनैलिटी के मुतालिक वो कहता है पोइट के हवाले से। वो कहता है कि पोइट जो है, पोइट शुड बी कैटलिस्ट। पोइट को कैसा होना चाहिए? पोइट को एक कैटलिस्ट की तरह काम करना चाहिए। कैटलिस्ट का मतलब यहाँ पे है, कैटलिस्ट का वैसे आपने याद होगा अगर जिन्होंने साइंस पढ़ी है, इसमें केमिस्ट्री में ये टर्म यूज़ होती थी। ठीक है, इसका बेसिकली होता है कि केमिकल रिएक्शन को तेज़ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को, तो उसे कैटलिस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे वो उसने कैटलिस्ट को उसको, हाँ, जिस तरह वो H2 4 इस तरह के लिखते थे ना, उसको मतलब कि कभी इधर 2 लगा दिया, कभी इस तरह। हाँ नहीं, उस पूरे को मतलब उस रिएक्शन को, जो रिएक्शन हो रहा है ना और आगे से क्या जो भी निकल रहा है, ठीक है। हाँ, तो उसको मतलब पूरी इक्वेशन को जो कुछ उसने बनाया है ना, उसको हम ये जो जैसे हम कहते थे इधर 2 लगा दिया, 3 लगा दिया तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि ये इसने केमिकल प्रोसेस की इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, और आगे से जो कुछ भी निकला उससे तो ताल्लुक नहीं, यानी पूरी इक्वेशन को नाम दे दिया जाता था कि ये कैटालिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कैटालिस्ट की टर्म उसके खुद से बनाई है। आप कह रही हैं कि ये वाला पोर्शन इक्वेशन का था ना डबल का, ठीक है, अगर हम लोग आप नंबरिंग को कह रहे थे पूरी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बोल रहे हो? हाँ, बैलेंस करने को, ठीक है, इक्वेशन को यानी कि बैलेंस करने को। अब इसी का उसने बजाते खुद जो है ना, टी.एस. इलियट ने हमें कंफ्यूज करने के लिए कैटालिस्ट का वर्ड इस्तेमाल कर दिया है। ठीक है, केमिस्ट्री के टर्म से इतना ना उसको बढ़ा देना, वो जैसा फ्यूजन उसने कहा है कि एक बैलेंस रखे। हाँ, वो फ्यूजन से जैसे आप मुराद ले लो के बैलेंस कायम रखना। अब यहाँ पे उसका असल में मुराद बैलेंस भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो असल में ये कहना चाहता है कि कैटालिस्ट को उसने खुद से फिर नाम दे दिया कि कैटालिस्ट का मतलब मैं कह रहा हूँ कि मीडियम है। ठीक है, यानी कि राइटर को या ऑथर को एक मीडियम बन के काम करना चाहिए। मीडियम बन के कैसे काम करना चाहिए? जैसे अगर या पढ़े हो, अरिस्टोटल पढ़ रहे हो, तो इसमें वो आई थी एक बात भी, क्या थी, हाँ, कि जैसे सॉन्ग हम गाते हैं, ठीक है, या हम पोइट्री लिखते हैं, तो अरिस्टोटल ने भी ये बात की थी कि पोइट्री को मैं कंसीडर करता हूँ पोइट्री, और उसने वो बात की है 3 तरह के इमिटेशन की वो बात करता है, मीडियम ऑफ इमिटेशन, मैनर ऑफ इमिटेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन की। तो उसमें वो मीडियम ऑफ इमिटेशन में बताता है कि चीज़ों का मीडियम क्या होता है। उसमें फिर वो कहता है कि पोइट्री और सॉन्ग का जो मीडियम है ना वो सेम है, मिलता जुलता है, यानी कि रिदम, जो सॉन्ग है उसका मीडियम है रिदम। मीडियम को समझाने के लिए आपको ये बात बता रही हूँ। जैसे सॉन्ग हम गाते हैं तो उसका मीडियम है रिदम, रिदम क्रिएट होना। ठीक है, इसी तरह वो कहता है पोइट्री का मीडियम क्या है? रिदम, कि रिदम कायम रहे और हारमोनी कायम रहे, वही पोइट्री होती है। सेम लाइक यहाँ पे टी.एस. इलियट कहता है कि पोइट को कैटलिस्ट होना चाहिए। कैटलिस्ट वो कैसा होगा, कैसे बनेगा? जब वो एज अ मीडियम काम करे। एज अ मीडियम काम किस तरह करे? यानी मीडियम का मतलब आप ज़हन में रख लो कि पोइट को एक रास्ता बन के काम करना चाहिए, एक ज़रिया बन के काम करना चाहिए। ज़रिया बन के कैसे काम करना चाहिए? यानी कि वो इस चीज़ को माइंड में रख के काम करे कि जो कुछ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जब रीडर उसको पढ़े, ये कैटलिस्ट की बात करें, कैटलिस्ट कैसे है पोइट, वो टी.एस. इलियट कहता है कि जब पोइट्री करे तो उसके माइंड में ये होना चाहिए कि जब रीडर मेरी पोइट्री को पढ़ेगा तो उसके माइंड में सिर्फ ये आए, रीडर के माइंड में, कि लिखा क्या हुआ है, टेक्स्ट में क्या है, और उस टेक्स्ट को पढ़ के वो अपने एज्यूम खुद बनाए। सही तरह से समझ आ गया। जो रीडर है, फिर समझो बात को, जो रीडर है जब वो पोइट्री को पढ़े तो उसके माइंड में ये ना आए कि पोइट
पोइट जो है उसने उसके क्या जहन में आया तो उसने ये चीज़ क्यों लिखी या कैसे लिखी, ठीक है। यानी पोइट के माइंड में क्या आया तो उसने ये लिखा। पोइट के बारे में कोई ख्याल ना रीडर के माइंड में आए, वो उसकी बायोग्राफी के बारे में, जिस तरह भी आप कर रहे थे बायोग्राफी लिख सकते हैं, पोइट के बारे में कोई ख्याल ना आए, सिर्फ ये ख्याल है रीडर के माइंड में कि क्या लिखा हुआ है। अब उसका पर्पज़ क्या है, क्यों ऐसा होना चाहिए? ऐसा इसलिए होना चाहिए कि अगर मैं आपको एक पेज दे दूँ, उस पर एक पोइम लिखी हुई है, आपको नहीं पता कि किसकी है या ऑथर कौन है, इनको मैं एक पोइम दे देती हूँ, इनको मैं पोइम दे देती हूँ, अब मुझे पता है कि किस ऑथर की है या उसमें क्या थीम है, ठीक है। ये पोइट के कैटलिस्ट होने की बात है। अब मैं कहती हूँ मिसाल से कि मिसाल आप बताओ कि आप इस पोइट्री को पढ़ो, बेशक आपको इसमें वर्ड समझ नहीं आ रहे, स्पेलिंग समझ नहीं आ रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपके जहन में वीएम तो बनेगा ना उसको पढ़ के, ठीक है। आप अपनी सेंस खुद बनाओ। एक टॉपिक के ऊपर हम जब बात करते हैं ना पोएट्री के अंदर, तो हम लोग को पता चल रहा होता है कि ये क्या ऊपर थीम लेके चल रहा है। हाँ, अब मैं आपको कहूँगी आप अपनी सेंस बनाओ। अब मैं मारिया से कहूँगी आप अपनी उसको पढ़ के आप अपना रिज्यूम बनाओ, फिर मैं सिद्रा से कहूँ आप अपना रिज्यूम बनाओ, ठीक है। तो आपका डिफरेंट रिज्यूम बनेगा। वो किस वजह से बना? क्योंकि मैंने आपको पहले से कह दिया कि आपको ऑथर का नहीं बताया जाएगा, आपने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को देख के खुद से अपना रिज्यूम बनाना है। और क्रिटिसिज्म के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन इसीलिए रखा जाता है कि आपको क्रिटिक बनाने के लिए कि आप खुद भी क्रिटिक बनो। पोइम आपके पास आएगी, अक्सर औकात वो क्वेश्चन कंपल्सरी होता है, अक्सर औकात नहीं होता कि आपने क्रिटिसाइज करना है पोइम को। कई दफ़ा वो बस बता देते हैं कि ऑथर का नाम क्या है, कई दफ़ा वो भी नहीं बताते। तो अब मैंने लिखा, मैंने उसका बर्ड का सारी इमेजरी में लिख के आई, वो जो सना थी वो उसको ह्यूमन नेचर पे लिख के आई। तो सबके डिफरेंट अपनी सेंसेस के मुताबिक सबने लिखा ना। अच्छा, आपने बर्ड पे लिखे हैं और उन्होंने किस पे लिखा था? मैंने बर्ड की इमेजरी, उसमें समथिंग लाइक बर्ड का मतलब फ्लाइंग ऑफ बर्ड, और फिर उसकी मतलब के डिफ़िकल्टीज़, उसकी डिफ़िकल्टीज़ की बात थी, और मतलब के फॉरेस्ट की बात थी, इस तरह की उसके अंदर इमेजरी थी। तो उसने उसको मतलब ह्यूमन नेचर के अंदर कन्वर्ट करके ह्यूमन की डिफ़िकल्टीज़ के साथ उसको मैच करके लिख दिया। हाँ, और मैंने उसको, हाँ मैंने भी लाइक मतलब कि उसको एनिमल्स के साथ उसको रखते हुए मैंने उसको डील किया था। तो मतलब अब अपनी अपनी सेंसेस बनी ना। यहाँ पे टी.एस. इलियट भी पोइट को कैटलिस्ट इसीलिए कहना चाह रहा है क्योंकि वो कहता है कि जब एक पोइट एज अ कैटलिस्ट काम करेगा, यानी कि एज अ मीडियम काम करेगा, सिर्फ उसे रास्ता देना है किसको, रीडर को, ठीक है, ताकि रीडर के पास जब एक पोइट्री आए तो वो पोइट्री को पढ़े, वो उसकी ऑटोबायोग्राफी ना देखना शुरू कर दे, ठीक है। वो सिर्फ देखे कि टेक्स्ट के अंदर क्या है और अपने एज्यूम बनाए। जिस तरह हम जेम्स जॉयस के अंदर यही बात रोना रो रहे थे ना कि अगर मोरल दे दोगे तो सबके एक ही जैसे व्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। अब उसने तो टोटली अपनी ऑटोबायोग्राफी भी बीच में रखी हुई है जेम्स जॉयस ने, ठीक है। तो राइटर असल में यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि कैटलिस्ट तभी वो एक पोइट बन सकता है जब वो एज अ मीडियम काम करे और वो सिर्फ रीडर को सिर्फ एक टेक्सचुअल मटेरियल प्रोवाइड करे। हाँ, अपनी ज़ात उसके अंदर ना डाल दे, अपनी सब्जेक्टिविटी, अपनी लाइफ, अपनी ऑटोबायोग्राफी उसके अंदर ना डाल दे। अपनी बात जो हिस्ट्री जानते हो तो 20 साल की बेहतरीन एग्जाम्पल है। उसके बाद जब वकील साहब जो है और जो पोइट्री हैं उन्होंने ऐसा किया है, उनके साथ जो कुछ खुद होता रहा है वो अपनी पोइट्री में उसका अर्थ नजर आता है। हाँ, वो तो फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक में चले जाते हैं ना, वो तो उसको यूज़ कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ये नहीं हो, अपने आप को ये बात माइंड में रखो, हाँ ये बात माइंड में रखो। अब जेम्स जॉयस तो इस लिहाज से फिर बहुत बड़ा राइटर है कि उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक भी इस्तेमाल की, अपनी पूरी की पूरी लाइफ भी उसने अपनी उसके अंदर रखी है, अपनी सब्जेक्टिविटी भी पुट कर दी है। एट द सेम टाइम वो रीडर को भी एनालाइज होने नहीं दे रहा कि तुम मेरे बारे में ही सिर्फ सोचो या मेरी लाइफ के अंदर ही खो जाओ। वो फिर भी मोरल के अगेंस्ट जा रहा है और रीडर्स की सेंसेस को बेहतर कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी यही कहना चाहता है टी.एस. इलियट कि जब एक पोइट कैटलिस्ट बन के काम करेगा, यानी मीडियम बन के काम करेगा, तो रीडर के पास एज अ रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ टेक्स्ट आएगी। और टेक्स्ट जब आएगी तो उसका अपना इन्फ्लुएंस उसके अंदर नहीं होना चाहिए, अपनी उसकी ऑटोबायोग्राफी लाइफ नहीं होनी चाहिए। तो रीडर फिर क्या होगा, उससे उसकी वजह से उसकी हाँ सेंसेस बेहतर होंगी। अब ये दो बातें अलग बातें हैं। टी.एस. इलियट ये कह रहा है कि पोइट अगर एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है तो वो अपनी ऑटोबायोग्राफी उसके अंदर ना रखे, अपनी लाइफ का उसके अंदर सब्जेक्टिविटी का जिक्र ना हो, लेकिन उसके अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर हो जो उसकी पोइट्री में नजर आए।
एक्सपीरियंसेस का ताल्लुक किसके साथ है? हिस्टोरिकल सेंस के साथ, माजी के जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं वो ज़रूर हो, लेकिन अपनी ही सब्जेक्टिविटी के अंदर डूब के ना लिखता चला जाए। जैसे जॉन कीट्स है, एसटी कॉलेज को तो पढ़ा है ना, जॉन कीट्स ने पढ़ा। एसटी कॉलेज क्या कर रहा है? अपनी ही रात के अंदर खोया ड्रीम अन्य वहाँ इतनी इमेजरी ही इमेजरी, इशरत कदा हवा में खड़ा कर दूंगा उस लड़की का गीत भी कि सिर्फ एकदम ही रिवाइज कर दूँ तो। हाँ, कुबलाई खान ने क्या नहीं किया है? कुबलाई खान ने खड़ा एक मतलब ड्रीम विजन है, ड्रीम है, ख्वाब दर ख्वाब है, एक ख्वाब देख रहा है, उसके अंदर भी ख्वाब है, ठीक है, और वो महल ऐसा खड़ा कर दे तो जिसकी कोई सर पाँव भी नहीं है। हाँ, मतलब इमेजरी ही इमेजरी, इमेजिनेशन ही इमेजिनेशन और सब्जेक्टिविटी ही सब्जेक्टिविटी। इसी वजह से कहा जाता है टी.एस. इलियट के बारे में कि टी.एस. इलियट जो है वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है रोमांटिसिज्म के और रोमांटिक पोइट्स के। वो इसलिए अगेंस्ट है क्योंकि वो कहता है कि ये अगर ये तो इमेजिनेशन ही इमेजिनेशन दिखाते हैं, क्रिएटिविटी कहाँ से होगी? हाँ, इसमें पढ़ के जो है ना वो बाजार ही होगा। हाँ, सिर्फ अगर कोई ड्रीमी लाइक है कोई करेक्टर जो हर वक्त ख्वाबों की दुनिया में ही रहना चाहता है, उससे वो चीज़ इन्फ्लुएंस कर सकती है या उसे अट्रैक्ट कर सकती है अगर वो पढ़े तो। निस्बतन जो है उसके अंदर भी नहीं, उसकी जो सेकंड वाली पॉइंट में अल्बाट्रॉस वाली है, है ना, अब वो एंशिएंट मैरीनर जो है एग्जांपल है, उसके अंदर डेफिनेशन है आपका। हाँ, अब वो क्या है, अब एसटी कॉलेज क्या है, अब एसटी कॉलेज की सारी पोएट्री क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन है। जबकि टी.एस. इलियट कहता है कि एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन नहीं होना चाहिए पोएट्री के अंदर, बल्कि एस्केप फ्रॉम इमोशन होना चाहिए। वो अगली बात अभी हम करेंगे, ठीक है। अब जिस तरह आप जॉन कीट्स को पढ़ोगे तो वो क्या कहता है? वो कहता है ओड टू नाइटिंगेल में कहता है कि उसकी कोई 10-12 सफ़ों की उसकी पोएम है ओड टू नाइटिंगेल। इंतहा की उसने डिफ़िकल्ट लैंग्वेज उसके अंदर इस्तेमाल की है, हर वर्ड पे आपको उसका मीनिंग देखना पड़ेगा। फिर वो कहता है, अब उसने बात क्या शुरू की है, वो कहता है ए बुलबुल तुम्हारी मतलब आवाज़ मतलब नाइटिंगेल की आवाज़ कहता है कि मुझे बहुत खूबसूरत लगी है। अब वो कहता है कि मैं बैठा हुआ हूँ और वो कहता है मैंने नाइटिंगेल की सिर्फ आवाज़ सुन ली है और उस आवाज़ के सुनने की वजह से उसकी आंखें बंद हो गई हैं और वो एक डिम एटमॉस्फेयर में जाना शुरू हो गया है। अब वो बैठा हुआ है, सपोज अगर ऐसे रहते नीचे में बैठा हुआ है, आंखें उसकी बंद हो रही हैं और वो कहता है कि मैं एक डिम एटमॉस्फेयर में खोता जा रहा हूँ और मेरे इर्द गिर्द जो है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे सराउंडिंग्स में ना बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ और इस तरह की चीज़ आना शुरू हो गया है जो कि मेरी इमेजरी को भी डार्क कर रही है। मैं बहुत ज़्यादा डार्कनेस में चला गया हूँ। उसको वो नाम देता है नमनेस पेन, यानी कि मेरे अंदर जो है ना एक ऐसी कैफियत पैदा हो गई है कि जैसे मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी लिया हो और मैं एक किसी और दुनिया में चला गया हूँ, डार्कनेस की दुनिया में, जहाँ पे ज़रा सा भी एक तिनका जितनी भी रोशनी नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह से जब वो, अब ये क्या है, ये एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन है, लेकिन फिर उसकी फिर एक अलग ही बात है। वो जॉन कीट्स एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन रहा है, लेकिन जब वो आखिरी 2 लाइनों पे आता है ना, वो फिर अपनी रियलिटी में आ जाता है। वो कहता है इंसान ज़्यादा देर तक इमेजिनेशन में नहीं रह सकता, रियलिटी को फेस करना ही पड़ता है। उसकी बल्कि एक काफ़ी मशहूर लाइन है, अब मेरे जहन में नहीं आ रही। हाँ, यानी उसका मतलब ये है कि वो कहता है कि इंसान को हर हाल में अपने रियलिटीज़ को फेस करना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसका एक अलग से विजन है कि वो ब्यूटी को बहुत ज़्यादा फेवर देता है। हाँ, पसंद तो करते हैं, इस वजह से वो भी जिस तरह ये है ना, जॉन डन है, मिक्सचर ऑफ इंटेलेक्ट और इमोशन उसने रखा हुआ है। हाँ, जॉन कीट्स का भी तकरीबन इसी तरह के आइडियाज़ हैं कि वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम फिर एट द एंड ऑफ द पोएम वो एस्केप कर जाता है। इसी तरह उसकी सबसे जो मज़े की पोएम है वो है ग्रेशियन अर्थ। उसकी वो लाइन बहुत खूबसूरत है। स्टार्ट जहाँ से वो लेता है ना, वो कहता है दाओ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइट ऑफ क्वाइटनेस, दाओ फोस्टर चाइल्ड साइलेंस ऑफ स्लो टाइम। तो वो वहाँ पे कहता है एक अर्न उसने देखा म्यूजियम के अंदर, वो पढ़ोगे ना वो बहुत मज़ा आएगा। वो म्यूजियम के अंदर उसने एक अर्न कहते हैं मर्तबान को देखा, जिस तरह पुराने ज़माने में गाँव के अंदर नहीं वो ग्लास होते थे, उसके ऊपर खंदाकारी की गई होती थी, ठीक है। उसी तरह से वो एक मर्तबान देखता है एक म्यूजियम के अंदर, और उस मर्तबान के ऊपर ना मुख्तलिफ किस्म के मर्द और औरतें बनी हुई हैं, ठीक है, आर्ट है ये।
ठीक है, उसके मुख्तलिफ किस्म के मर्द और औरतें बनी हुई हैं, एक लड़की खड़ी है दरख्त के नीचे, उसके पीछे एक लड़का ऐसे करके उस लड़की को मतलब छूने की कोशिश कर रहा है, इस तरह की उसके अंदर इमेजरी है। फिर कुछ लोग हैं वो एक बछड़े को लेके उसको स्लाटर की जानिब जा रहे हैं, इस तरह की उसके अंदर इमेजरी, वो सारी अपनी पोइम के अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो वो खूबसूरत यहाँ से शुरू करता है बात, वो कहता है कि ए अर्न ए मर्तबान तुम एक अनछुई दुल्हन की तरह हो। यानी वो ये कहता है कि मतलब दुल्हन तो जब सज जाए सवर जाए तो वो रैविश हो जाती है, उसकी वर्जिनिटी ख़त्म हो जाती है, चैस्टिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो कहता है कि ए अर्न तुम सजे हुए हो, सबरे हुए हो, लेकिन उसके बावजूद तुम अनरैविश्ड हो। उसको उसने फीमेल के साथ मतलब कि उसको कंपैरिजन करके बयान किया, तो उसका एक अलग से मज़ा है। हाँ, उनकी ना मतलब मज़ा तो है पढ़ने का। लेकिन हाँ, कभी-कभी बंदा थक भी जाता है, वो फिर मज़े करने के लिए। हाँ, अच्छी है वैसे निस्बतन उसकी पोइट्री ना, लेकिन वो ये है कि अगर उसको 2-3 दफ़ा पढ़ो ना तब बंदा अंदाज़ा लगा सकता है कि किसमें से आया स्टैंजा, वरना बहुत टफ है, बड़ी मुश्किल होती है। हाँ। मैंने तो अब यही है, जब हमने किया था तो ये चीज़ माइंड में नहीं रखी थी। अब ये है कि अब एसटी कॉलेज और किड्स को थोड़ा सा पीछे ही रखो, बाकी जो 4 पॉइंट पोइट्स हैं उनको आगे रखो, उनके स्टैंजा भी जल्दी समझ में आ जाते हैं। उसको टेड ही उसको सीमत सीनी फिलिप लार्किन और सीमत सीनी की तो 4 पॉइंट्स हैं और इंतहाई आसान है, और टेड ही उसकी भी 4 ही पॉइंट्स हैं, और उसके अलावा विलियम ब्लेक आसान है। पार्ट 2 निस्बतन आसान है, नोवेल में सिर्फ आपको जेम्स जॉइस और इसकी समझ आ जाए अच्छे से। हाँ नहीं, टू द लाइट हाउस, हार्ट ऑफ डार्कनेस और ट्यूलाइट इन दिल्ली हो जाते हैं, आसान है निस्बतन, वो दो नोवेल सिर्फ तंग करते हैं। हाँ चले। अच्छा, इसकी समझ आ गई कैटालिस्ट की, ठीक है। यानी पोइट जो रीडर है उसके पास क्या हो, सिर्फ टेक्स्ट आए, ठीक है, और वो अपने उससे सेंसेस बनाए, और पोइट क्या करे, पोइट अपने आप को, हाँ, अपने एक्सपीरियंसेस उसके अंदर रखे, लेकिन अपनी ज़ात को ना उसके अंदर रख दे, अपनी लाइफ को, और ख़ुद वो क्या करे, बैकग्राउंड में चला जाए, और उसकी अपनी पर्सनैलिटी रीडर के सामने शो आउट ना हो, तो फिर ऐसा पोइट क्या होगा, कैटालिस्ट होगा। फिर सेकंड में वो बात करता है कि पोइट्री क्या होती है, वो कहता है कि पोइट्री इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, ठीक है। इसकी यही एग्जांपल है जो अभी हम दे रहे थे कि इमोशंस को एक्सप्रेस कर देना पोइट्री का नाम नहीं है, जैसे कि इसने किया या एसटी कॉलेज ने किया, बल्कि क्या है, बट इट इज़ एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, बल्कि ये तो एस्केप कर जाना है इमोशन से, ठीक है। यानी इमोशन से एस्केप कैसे कर जाना है कि आप अपनी सब्जेक्टिविटी उसके अंदर पुट ना कर दो, अपनी ही जज्बात को उसके अंदर एक्सप्रेस ना कर दो, बल्कि वो ये कहना चाहता है कि अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस को उसके अंदर रखोगे, अपनी हिस्टोरिकल सेंस का इस्तेमाल करोगे, तो फिर वो पोइट्री क्या होगी, वो पोइट्री होगी, ठीक है, और वो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन नहीं होगा। लेकिन ये एस्केप फ्रॉम इमोशन फिर तो जो एनर्जी से वो इमोशंस की बात करता है, मेटाफिजिकल पोइट्री को भी ये डिपेंड करता है। हाँ, अब अच्छा वो बात एक अलग है, वो ये बात है कि एसटी कॉलेज इस बात को नहीं देखना चाहता कि जॉन डन जो है उसने उसके अंदर सब्जेक्टिविटी रखी या उसने नहीं रखी, उसने, अब ये भी फिर क्वेश्चन है, क्योंकि टी.एस. इलियट अपने जो व्यूज़ दे रहा है, ये सारे क्रिटिक हैं ही ऐसे जो अपने व्यू देते हैं ना, वो अपने व्यूज़ के अंदर खुद ही कंफ्यूज फंस जाते हैं, खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे एसटी कॉलेज अभी मैंने बताया कि अपने रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट है, लेकिन दूसरे क्रिटिक कहते हैं कि टी.एस. इलियट को कि तुम्हारे तो अपनी पोइट्री के अंदर रोमांटिक एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो फिर उसका एक नतीजा ये निकलता है कि कोई भी पोइट फिर अपने आप को खुद सही तरीके से एनालाइज नहीं कर सकता। ये पोइट भी रहा है बहुत बड़ा टी.एस. इलियट, खुद वो उसे एनालाइज नहीं कर सकता, और उस वक्त जब एक पोइट लिख रहा है तो उसके माइंड में तो फिर जैसा भी आए वो लिखेगा। लेकिन कह लो कि टी.एस. इलियट ने बस ये काम किया कि उसने अपने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए कि भाई ऐसे ऐसे लिखना चाहिए एक पोइट को, और ऐसे ऐसे पोइट्री होनी चाहिए। एस्केप ऑफ इमोशन का यहाँ पे मतलब ये है कि सब्जेक्टिविटी ना लेके आओ पोइट्री के अंदर, अपनी ज़ात को ना, अपनी ज़ात से बालातर हो के आप लिखो। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल होके लिखो, बस अपने इमोशन को ना लिखो, दूसरों के इमोशन वाला को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, यानी उसके अंदर आपके अपने इमोशंस नहीं आने चाहिए। इमोशन यानी एस्केप फ्रॉम इमोशन का मतलब ये है बेसिकली कि पोइट्री के अंदर ऐसा ना हो कि इमोशन ही इमोशन जा रहे हैं, इमोशन ही इमोशन,
सिर्फ इमोशन, इस चीज़ से आपने इज्तनाब करना है, ये वो कहना चाहता है। फिर थर्ड बात वो करता है, हाँ क्लियर हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है, अब ये इसकी जो पूरा है ना इसका ऐसे, उसमें ये दो बातें अहम हैं, या कैटलिस्ट के बारे में अक्सर पूछा जाता है या फिर इसके बारे में पूछा जाता है। इसकी आपने टेक्स्ट एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेंगे, जो 3-4 सफ़े हैं ना शुरू वाले, वो उसकी ओरिजिनल टेक्स्ट है। अब वो कहता है कि पोइट शुड बी इम्पर्सनल। अब यहाँ पे वो बात करता है कि पोइट को इम्पर्सनल होके लिखना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि कैसे इम्पर्सनल होता है पोइट। उस दिन भी मैंने बताया था कि इम्पर्सनल जब भी एक टर्म आएगी आपके पास, तो एक होता है इम्पर्सनल और एक होता है पर्सनल, ठीक है? नहीं, एक होता है पर्सनल, एक होता है इम्पर्सनल। अब ये बात समझ लो। अब पर्सनल में क्या होगा, पर्सनल में अपनी ही ज़ात के बारे में होगी बात, ठीक है? वो पोइट सब्जेक्टिव हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पे एक बात और है जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पर्सनल का मतलब है अपनी ही ज़ात के बारे में, लेकिन अभी उससे थोड़ी देर पहले मैंने क्या बात की थी, अपनी ज़ात शामिल ना हो लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस शामिल हो, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ जब अपने एक्सपीरियंसेस शामिल होंगे तो वो भी तो सब्जेक्टिविटी के ज़िम्मे में आते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्पर्सनल से मुराद टोटली ये नहीं लिया जाता कि जी ऑब्जेक्टिव होके पोइट लिखे। फिर तो हम मान लें कि अगर अच्छा पोइट ऑब्जेक्टिव होके लिखे, इसका मतलब है टी.एस. इलियट ये कहना चाहता है कि बस सोशल इश्यूज़ के ऊपर ही बात करते रहो, ऑब्जेक्टिव होके बात करते रहो। तो ऐसा नहीं है। इम्पर्सनल के टर्म को समझना, समझो। वो उसमें ये कहना चाहता है कि पोइट ऑब्जेक्टिव होके लिखे। ऑब्जेक्टिव होके लिखने की सेंस यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे चीज़ों की सेंस असल में बदलती जा रही है, जैसे ट्रेडिशन की डेफिनेशन बदल गई। ऑब्जेक्टिव होने की सेंस ये है कि अपनी ज़ात को ना शो आउट कर ले, उससे बाहर आके लिखे। और दूसरी बात इसके अंदर एक और शामिल है इम्पर्सनल में, सब्जेक्टिविटी हो इसके अंदर, लेकिन सब्जेक्टिविटी की सेंस बदल गई है। इन व्हाट सेंस? एक्सपीरियंस की सेंस, ठीक है? एक्सपीरियंस उसके साथ मौजूद हो और एट द सेम टाइम वो ऑब्जेक्टिव भी हो, यानी कि वो लिमिटेड नहीं है, वो किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे सोशल हवाले से लिख रहा है या किसी की लाइफ के हवाले से लिख रहा है, किसी भी हवाले से लिख रहा है, वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है। लेकिन सब्जेक्टिविटी उसके अंदर इसी हाथ से शामिल होगी कि उसके एक्सपीरियंसेस साथ होंगे। अब एक्सपीरियंसेस का ताल्लुक किसके साथ जाके जुड़ता है? हाँ जी, ठीक है। ये इसके आप पॉइंट्स बना लो कि इम्पर्सनल में फर्स्ट तो पॉइंट आपका ये ऑब्जेक्टिव होना पोइट का, ठीक है? ऑब्जेक्टिव होने से क्या मुराद है कि उसकी अपनी ज़ात उसके अंदर शामिल ना हो, बाकी वो यानी वो अपनी ऑब्जेक्टिव से मुराद यहाँ पे है, एरो लगा के साथ लिख लो, लिबरल हो सकता है वो अपनी सेंसेस में, या जो कुछ भी वो लिखना चाह रहा है उसमें वो उसको लिबर्टी हासिल है, जैसा भी लिखे। लेकिन लिबर्टी वहाँ लिबर्टी इस लिहाज से हासिल नहीं है कि अपनी सब्जेक्टिविटी के बारे में बेशक लिखता रहे, ऐसी लिबर्टी इसके पास नहीं है। लिबर्टी इस सेंस में कि हिस्टोरिकल सेंस उसकी जहाँ तक मर्जी जाए, जहाँ से मर्जी रेफरेंस ले, जो मर्जी करे, ठीक है? ऑब्जेक्टिवली डाल सकता है। मिथिकल की तो ये फेवर में है कि मिथिकल एलिमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद सब्जेक्टिविटी का मैंने बताया कि एक्सपीरियंस होने चाहिए उसके साथ और उसकी हिस्टोरिकल सेंस साथ होनी चाहिए, ठीक है? अब प्लस इसमें एक और चीज़ शामिल कर लें कि जब ये चीज़ें साथ होंगी तो फिर टी.एस. इलियट कहता है कि क्या होगा? क्रिएटिविटी होगी। ये इम्पर्सनल के अंदर है सारी चीज़ें। जब पोइट इम्पर्सनल होगा, हाँ, एक पोइट इम्पर्सनल उस वक्त होगा जब वो ये सोच के बैठ जाए कि मैंने अपनी ज़ात के बारे में नहीं लिखना, मैंने रीडर को ये रियलाइज़ नहीं कराना कि वो मेरे अंदर डूबना शुरू हो जाए, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, जब वो अपने एक्सपीरियंसेस साथ लेके चले, हिस्टोरिकल सेंस, प्लस उसकी अपनी भी इंटेलेक्चुअल फैकल्टी भी साथ हो। क्रिएटिविटी का मतलब यहाँ पे ये है कि अपनी उसके इंटेलेक्चुअल फैकल्टी का भी उसके साथ हो, या नयापन भी वो डाले बीच में उसके, ठीक है? तो जब वो ये तमाम चीज़ें करेगा तो फिर रीडर के पास क्या आएगा? सेंसेस उसकी बेहतर होगी,
ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों के साथ जो एक नहीं क्रिएटिविटी होगी तो फिर क्या होगा? ये तमाम चीज़ों के साथ अगर कोई लिखेगा तो फिर ऑटोमेटिकली रीडर की सेंसेस बेहतर होंगी ना उसको पढ़ के। बच्चे ही ठीक है, रीडर की सेंसेस बेहतर होंगी, तो वो ये ऐसा पोइट क्या कहलाता है? ठीक है, बस यही इम्पोर्टेंट थी इसमें बात है। जो पोप था अलेक्जेंडर पोप, उसने ऑब्जेक्टिविटी पे ही था ना सारा सोशल स्टाइल किया।